नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक लेकर आया हूँ पुराने गुनाह नए गुनाहगार का पार्ट 16। अब आगे। एक कारण हो सकता है। रमा रात के 12 बजे जयनारायण की कोठी पर गई थी। इससे यह तो सिद्ध होता ही है कि रमा जयनारायण से संबंधित थी। अब अगर हम यह मान लें कि रमा को यकायक पता लग जाता है कि चोरी जयनारायण ने की थी और इसी के कारण उसका बाप 5 साल से पत्थर तोड़ रहा है, तो झगड़े के लिए ग्राउंड तैयार हो गया या नहीं। वहाँ पर जाकर उसकी जयनारायण से झड़प हो गई। उसने क्रोधित होकर किचन में से उसी का चाकू उठाया और उसके शरीर में उतार दिया। उसे जयनारायण के पास किसी आदमी की मौजूदगी का आभास तो था ही, चाहे उसे यह मालूम नहीं था कि वह आदमी मैं हूँ। अब वह हत्या का आरोप बड़ी सरलता से मेरे सिर मढ़ सकती है। सुनील, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। अब रेफरेंस आया है तो ख्याल आया है। सीक्रेट सर्विस के जो आदमी रमा के लेक होटल वाले कमरे की निगरानी कर रहे थे, उन्हें अब मालूम हो गया कि वे रात भर एक खाली कमरे पर ही पहरा दे रहे थे और रमा ना जाने कब से कमरे से गायब थी। उन्हें ऊपर से बहुत डांट पड़ी और अब वे बड़ी सरगर्मी से रमा को तलाश कर रहे हैं। रमा का मिलना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें भी चाहिए कि उसी समय फ़ोन की घंटी बज उठी। प्रमिला ने फ़ोन रिसीव किया और क्षण भर सुनने के बाद फ़ोन रमाकांत की ओर बढ़ाते हुए बोली, तुम्हारे लिए है। वह कुछ क्षण भर फ़ोन सुनता रहा और फिर फ़ोन बंद करके सुनील को संबोधित करता हुआ बोला, फिल्म में सस्पेंस तो अब शुरू होगा। क्या हुआ? पुलिस ने रमा को खोज निकाला है। वह मानती है कि वह रात को जयनारायण के कोठी पर गई थी, लेकिन कोई कारण नहीं बताती। वह कहती है कि जब उसने किचन की खिड़की में से झांका था तो उस समय जयनारायण जमीन पर पड़ा था। उसे जमीन पर पड़ा देखकर ही वह भीतर घुसी थी। वह दावा करती है कि उसके घर में घुसने से पहले ही जयनारायण मरा पड़ा था। अगर रमा सत्य कह रही है तो इसका अर्थ है कि हत्या के समय मेरे और रमा के अतिरिक्त भी कोई तीसरा आदमी जयनारायण की कोठी में मौजूद था। हालांकि इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो मेरे, जयनारायण और रमा में से किसी की नज़र तो उस पर पड़ती। भाई, अगर तुम मेरी राय पूछो तो हत्या रमा ने की है और अब तुम्हें फंसाकर खुद साफ बच जाना चाहती है। हो सकता है। यकायक सुनील चुप हो गया। रमाकांत प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा। रमाकांत, सुनील बोला, कल यूथ क्लब में जो लिफाफा तुमने मुझे दिया था वह तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ था? क्यों? मेरे रिसेप्शनिस्ट ने एक चपरासी मेरे रिसेप्शनिस्ट को एक चपरासी दे गया था। उस चपरासी को खोज निकालने का कोई साधन है? लगभग असंभव ही है। मेरे सामने तो वह आया ही नहीं था। रिसेप्शनिस्ट को उसकी सूरत वगैरह कुछ याद हो तो कोशिश की जा सकती है। तुम रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करके पूछो। रमाकांत ने यूथ क्लब का नंबर डायल किया और कई मिनट तक किसी से बात करता रहा। लगभग 10 मिनट बाद वह फ़ोन रखकर सुनील से संबोधित हुआ। जो चपरासी पत्र देने आया था, मेरे रिसेप्शनिस्ट को उस पर संदेह हो गया था। जो यूनिफॉर्म उसने पहनी हुई थी वह उसके शरीर पर बहुत ढीली थी। उसने जो बिल्ला लगाया हुआ था उस पर लिखा हुआ था, मॉडर्न थियोरेटिकल इक्विपमेंट सप्लाइंग कंपनी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे क्षण भर काउंटर पर प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वयं उसे थियोरेटिकल कंपनी में फ़ोन करके पूछा कि क्या उन्होंने यूथ क्लब में कोई चपरासी भेजा है, तो उन्हें साफ इनकार कर दिया और रेफरेंस देने के बाद पता चला कि उन्होंने बांके बिहारी नाम के एक व्यक्ति को कुछ यूनिफॉर्म किराए पर दी है, जिनमें से एक चपरासी की भी है।
रिसेप्शनिस्ट ने लौटकर चपरासी से फिर पूछा कि उसे किसने भेजा है, तो वह पहले तो घबरा गया और फिर उसने रमा का नाम ले लिया। इस हड़बड़ाहट में उसने पत्र देखकर पिन बुक पर साइन भी नहीं किए, या हो सकता है कि उसके पास पिन बुक हो ही नहीं, और हड़बड़ाहट में वहाँ से चला गया। मेरे रिसेप्शनिस्ट ने अक्लमंदी की और जौहरी को उसके पीछे लगा दिया। जौहरी ने उस चपरासी का पीछा किया, जो हो सकता है बांके बिहारी उर्फ राजप्रकाश हो, लेकिन उसे शीघ्र ही महसूस हो गया कि उसका पीछा किया जा रहा है और वह जौहरी को डोज दे गया। यार, सुनील ने चिढ़कर कहा, तुम्हारा आदमी से कुछ होता भी है? कोई भी उन्हें डोज दे जाता है। पहले रमा बेवकूफ़ बनाकर निकल गई, अब राजप्रकाश धोखा दे गया। आखिर ये लोग करते क्या हैं? भाई, धोखा हो ही जाता है। ये कोई फिल्म थोड़ी ही है कि पहले से ही मालूम हो कि अपराधी ने किधर जाना है। अगर तुम अक्लमंद हो तो अगले ही कोई गधे थोड़ी हैं। राजप्रकाश जौहरी से अधिक स्मार्ट निकला और डोज दे गया। लेकिन डोज दे कैसे गया? राजप्रकाश एक होटल में घुसा गया था, लेकिन फिर बाहर नहीं निकला। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, जिसे जौहरी कवर किए बैठा था। जब कितनी ही देर तक वह बाहर नहीं आया तो जौहरी ने भीतर जाकर देखा, लेकिन वहाँ राजप्रकाश का नामो निशान भी नहीं था। सुनील जौहरी का ख्याल है कि चपरासी के यूनिफॉर्म में राजप्रकाश नहीं, कोई लड़की थी। जैसा जौहरी और रिसेप्शनिस्ट ने चपरासी का हुलिया बताया है, वह राजप्रकाश से बिल्कुल नहीं मिलता। अगर वह वास्तव में ही कोई लड़की थी तो होटल में जाकर कपड़े बदलकर और चपरासी की यूनिफॉर्म बगल में दबाकर जौहरी की नाक के नीचे से गुजर गई होगी और जौहरी को पता भी नहीं लगा होगा। लेकिन उसके पास बदलने के लिए कपड़े कहाँ से आए होंगे? क्या पता उसने चपरासी को यूनिफॉर्म के नीचे ही सलवार जम्फर पहना दिया होगा। अब जौहरी राजप्रकाश के मेहता रोड पर स्थित घर की निगरानी कर रहा है। कल से राजप्रकाश वहां लौटा नहीं है, लेकिन अगर उन्हें संदेह भी हो गया होगा तो आशा है कि वह कम से कम एक बार वहां जरूर आएगा। दिनकर थिएट्रिकल की निगरानी कर रहा है। शायद वह वहां कॉस्ट्यूम वापस करने आए। हालांकि जौहरी के हाथ भी कुछ लगने का चांस नहीं है, लेकिन दिनकर को तो तुम वापस बुला ही लो। राजप्रकाश इतना पागल नहीं होगा कि अब यूनिफॉर्म वापस करने आए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।